सेकेंड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन के अंतर्गत हम प्रकृतिवाद के बारे में बात कर रहे थे। प्रकृतिवाद जो प्रकृति को ही इस जगत का, इस संसार का मूल सत्ता मानती है, यानी प्रकृति जैसे चाहे वैसे इसका निर्माण करती है। प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य रहता है, न कि अध्यात्म को यहाँ महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक आप लोगों को बताए थे। आज हम बताएंगे प्रकृतिवाद एवं पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद में किन किन पाठ्यक्रमों को रखा गया है, इसके बारे में आज बताया जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। प्रकृतिवाद में हमने बताया था कि प्रकृतिवाद में बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और उसको अपनी रुचि के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करने दिया जाता है। यह नहीं है कि उसको कोई दबाव डाला जाता है या उसके ऊपर, बालक के ऊपर कोई दबाव पड़ता है। यहाँ यही बात बताई जाती है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं, यानी कि व्यक्ति, एक बालक दूसरे बालक से विभिन्न प्रकार से अलग है। यह नहीं है कि सभी बालक एक समान है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा पाठ्यक्रम बना होना चाहिए कि वह सभी बालक के लिए, चाहे वह मंदबुद्धि हो, प्रतिभाशाली हो या फिर सामान्य हो, किसी भी बालक के लिए वह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का ऐसा निर्माण किया जाता है। ये किसमें? प्राकृतिकवाद में। दूसरा है मूल प्रवृत्तियों, क्षमताओं तथा रुचियों को महत्व। इसमें मूल प्रवृत्तियों को दिया गया है। हमने बताया ना कि हमारी जो नैसर्गिक क्षमता है, जो योग्यता है, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो 14 मानी गई है मैकडूलर के अनुसार, इन मूल प्रवृत्तियों के अनुसार और बालक की क्षमता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। मूल प्रवृत्ति, क्षमता और रुचि, यह तीनों को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए कि बालक की प्रवृत्ति क्या है, वह किस चीज़ों को सीख सकता है, किसको नहीं सीख सकता है, उसकी सीखने की क्षमता क्या है, वह रुचि ले रहा है पढ़ने में अथवा नहीं, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। तीसरा है धार्मिक शिक्षा की अवहेलना। हमने पहले भी बताया था कि प्राकृतिकवाद में धार्मिक शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया, जबकि हम देखें आदर्शवाद को देखें तो उसमें प्राकृतिक शिक्षा के ठीक विपरीत अध्यात्मवाद को विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन धार्मिक शिक्षा, लेकिन यहाँ क्या कहा जाता है कि धार्मिक शिक्षा को उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत, बालक के पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। चौथा पॉइंट है जीवन रक्षा संबंधी विषयों की प्रधानता। जीवन रक्षा यानी बालक अपने अस्तित्व को, यहाँ डार्विन, मैंने लिखा भी है, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव, चाहे वह पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, जीव जंतु, सभी संघर्ष करते रहते हैं। तो इनकी, डार्विन की एक पुस्तक है अस्तित्व के लिए संघर्ष, यह विकासवाद के लिए है। तो मनुष्य उसी पे यहाँ पे बताया गया है, उसी के आधार पे बताया गया है कि मनुष्य या बालक अपने जीवन रक्षा संबंधी विषयों की प्रधानता, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किन विषयों को इनके पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए जिससे इनका विकास हो सके। यौन शिक्षा को महत्व, ये आधुनिक समय में चल रहा है और प्रकृतिवाद हमारा प्राचीन है, लेकिन आधुनिक समय में इसकी भी महत्व के बारे में बताया जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि प्रकृतिवाद बिल्कुल वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। यौन शिक्षा को इसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। रॉस ने कहा है, यह भी प्रकृतिवादी थे, रॉस ने कहा है कि यौन शिक्षा बालक को जब शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि लड़के लड़कियों को एक साथ जब शिक्षा प्रदान की जाती है, तो यहाँ यौन शिक्षा को भी महत्व देना चाहिए, यौन शिक्षा भी प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। अब आइए प्रकृतिवाद और शिक्षण। प्रकृतिवाद और शिक्षण के अंतर्गत अगर हम देखें तो शिक्षा का बहुत कम महत्व, पहले भी बताया जा चुका है कि शिक्षा का स्थान नगण्य होता है प्रकृतिवाद में, तो शिक्षा का महत्व बहुत ही कम होता है। दूसरा है शिक्षक सिर्फ और सिर्फ एक सहायक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं।
एक सहायक के रूप में होता है या एक मित्र के रूप में होता है। यह शिक्षक की बात है कि शिक्षक सिर्फ सहयोग कर सकता है, वो अब रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उसका और कोई कार्य नहीं है। जबकि अगर आध्यात्मवाद में देखें तो उसमें सब कुछ शिक्षक ही करता है। तीसरा है प्रकृतिवाद, पर्यावरण के निर्माण के अनुरूप में शिक्षक सिर्फ और सिर्फ वातावरण का निर्माण करने के लिए ही सहयोगी पूर्ण तरीके से सहयोग करता है या सहयोग के रूप में ही कार्यरत है, और शिक्षक का कोई स्थान नहीं है। यह शिक्षण विधि में शिक्षक को देखें या शिक्षण विधि कहिए या शिक्षण कहिए या शिक्षक कहिए, शिक्षक को सिर्फ वातावरण के सृजन के रूप में ही जाना जाता है और किसी के सृजन के रूप में नहीं। अब आपका अगला पॉइंट है प्रकृतिवाद और अनुशासन। अनुशासन के रूप में माना जाता है कि प्रकृतिवाद बालक को स्वतंत्र छोड़ देता है, उसके ऊपर कोई अनुशासन नहीं रखता। वह मुक्तात्मक अनुशासन की बात करता है, यानी कि बालक खुद ही अपने आप अपनी जो उसकी प्राकृतिक शक्तियाँ उसी से वो अनुशासन कर सकता है, तो इसीलिए मुक्तात्मक अनुशासन की बात करता है। प्रकृतिवाद एवं विद्यालय। प्रकृतिवाद जैसे एमिल में हमने बताया है कि एमिल में बालक को प्रकृति के बीच में ही शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी प्रकृति के गोद में ही शिक्षा प्रदान की जाती है और बालक उसी प्रकृति से जो कुछ सीखता है वही उसकी शिक्षा हो जाती है। यहाँ वही बात बताई जा रही है कि स्वतंत्र वातावरण में शिक्षण की व्यवस्था करना, प्रकृति यानी कि विद्यालय का निर्माण स्वतंत्र वातावरण में होना चाहिए, प्राकृतिक गोद में होना चाहिए। ये मॉन्टेसरी पद्धति में भी देखा जाता है कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वह अपने से ही सीखते सीखते खुद सीख लेगा, उसके ऊपर कोई दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बालक अपने हाथ पैर चला के बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है, वह खुद अपनी ही शक्तियों का, मूल प्रवृत्तियों का प्रयोग करके वह सीख सकता है। और यह भी बताया जाता है कि वातावरण बिल्कुल विद्यालय वातावरण ऐसा होना चाहिए जो शांत हो, प्रकृति की गोद में हो। बल्कि अगर इस तरह से कहा जाए कि चार दीवारी के अंतर्गत विद्यालय का निर्माण न करके स्वतंत्र वातावरण में विद्यालय का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये आपका प्राकृतिकवाद था। प्राकृतिकवाद आज खत्म हो गया। अगले टॉपिक में हम प्रयोजनवाद के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।